जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एथिक्स के सीरीज़ का 18वां वीडियो है और आज का टॉपिक है अभिवृत्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, जिसे इंग्लिश में फैक्टर अफेक्टिंग द एटीट्यूड्स कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि अभिवृत्तियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अभिवृत्तियों को कौन कौन बातें प्रभावित करती है, किन किन बातों से अभिवृत्तियाँ प्रभावित होती है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर शीर्षक लिए हैं अभिवृत्तियों का प्रभावित करने वाले कारक, लेकिन यहाँ पर हम लोग निर्माण भी ले सकते थे, लेकिन हमने निर्माण क्यों नहीं लिया, इसको समझते हैं। हम लोग अभिवृत्तियों को प्रभावित करने वाले कारक ही शीर्षक क्यों लिया, निर्माण क्यों नहीं लिया। तो मैंने यहाँ जानबूझकर अभिवृत्तियों को प्रभावित करने वाले कारक लिया है, कारक फैक्टर्स, ना कि निर्माण, क्योंकि अभिवृत्तियाँ जो होती है उसमें लगातार परिवर्तन होती रहती है। इसलिए मैंने कहा कि अभिवृत्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, आपने देखा कि अभिवृत्तियाँ अपेक्षाकृत अस्थायी होती है, ठीक है ना, अपेक्षाकृत अस्थायी होती है, तो इसको बदलने में थोड़ा समय लगता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभिवृत्तियों में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं समय के साथ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभिवृत्तियों का निर्माण ना लेकर मैं अभिवृत्तियों को प्रभावित करने वाले कारक ले रहा हूँ। तो इसलिए अब अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि अभिवृत्तियों को निर्माण करने वाले कारक कौन हैं या निर्माण कैसे होती है, दोनों आप लोग अगर एग्जाम में आता है तो दोनों का आंसर एक ही लिखेंगे, ठीक है ना। अगर निर्माण करने के वाले कारक, निर्माण करने वाली परिस्थितियाँ पूछे गई या कारक कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग सेम आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। जो कारक है वही निर्माण वाला भी हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर कारक इसलिए चुना है क्योंकि अभिवृत्तियों में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। आगे देखते हैं कि जो इथिक्स होती है, वैल्यू होती है, एटीट्यूड होती है, इसको सीखा जाता है, इसको लर्न किया जाता है। ये आनुवांशिक नहीं होती है, यानी कि इसे जीन के माध्यम से इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता है। लेकिन आगे चल के देखेंगे थोड़ा सा जीन का भी प्रभाव होता है, आनुवांशिक का भी प्रभाव होता है, लेकिन इसे सीखा जाता है। हमने देखा था कि शैक्षणिक संस्थान से, परिवार से, समाजीकरण के माध्यम से इन चीज़ों को सीखा जाता है। लेकिन स्वाभाविक तौर पर इसलिए हम कह रहे हैं कि ये अगर आनुवांशिक नहीं है तो स्वाभाविक तौर पर जो एटीट्यूड होगा इसमें लगातार परिवर्तन होगा, इसमें लगातार प्रगतिशीलता होगी, इसकी अवस्था बदलती रहेगी, इसमें लगातार बदलाव होते रहेंगे। तो हम उसी बदलाव को देखेंगे कि ये जो एटीट्यूड है कैसे बदलाव होंगे, किन किन चीज़ों से ये एटीट्यूड बदलती है और कौन कौन सी परिस्थितियाँ, घटना या तत्व है जो एटीट्यूड में बदलाव लाते हैं। तो यही जो बदलाव लाने वाले जो चीज़ें हैं, घटना है, तत्व हैं, परिस्थितियाँ हैं, यही कारक कहलाएंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अभिवृत्तियों को बदलने वाले कारक यही हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कारक है, आगे चल के देखेंगे। ये जो अभिवृत्तियों को बदलने वाले कारक को अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो केस स्टडीज़ के तौर पे पूछा जा सकता है, स्वतंत्र रूप में पूछा जा सकता है, प्रश्नों के रूप में पूछा जा सकता है। तो देखेंगे कि आपकी अभिवृत्तियाँ का निर्माण कैसे हुआ, बताइए ये किन किन कारकों ने आपकी अभिवृत्तियों को प्रभावित किया है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आ सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि अभिवृत्तियों को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 3 कारक होते हैं, जो मुख्यतः 3 फैक्टर्स होते हैं। उसमें कौन कौन से होते हैं इसको देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले आनुवांशिक कारक। हमने कहा कि जो ये चीज़ें होती है, एथिक्स, वैल्यू, एटीट्यूड लर्न की जाती है, लेकिन हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक शोध हुए हैं कि आनुवांशिक कारक भी एटीट्यूड के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब कितनी निभाते हैं हम लोग आगे चल के देखेंगे, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएगा इस चीज़ का खुलासा होता जाएगा। लेकिन आनुवांशिक कारक को निश्चित नहीं माना जाता है, सर्टेन नहीं माना जाता है कि ये एटीट्यूड में अपना योगदान देता ही देता है। लेकिन इसे हम लोग ना पूरी तरह से इसको खंडित कर सकते हैं, ना ही इसका पूरी तरह से खंडन कर सकते हैं, ना ही इसको पूरी तरह स्वीकार कर सकते हैं। तो देखेंगे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा। व्यक्तिगत कारक, इंडिविजुअल फैक्टर्स जो होते हैं एटीट्यूड को प्रभावित करते हैं, पसंदगी, नापसंदगी, ठीक है। और तीसरा है समाज, सोसाइटी। समाज के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है तो हमारे एटीट्यूड का निर्माण होता है। और जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आते जाएंगे, चीज़ों में, एटीट्यूड में बदलाव आते चले जाएंगे। तो ये इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आनुवांशिक कारक से, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। अभिवृत्तियों को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला अपना कारक है आनुवांशिक कारक। ये देखते हैं कि क्या है। यानी कि ये कहते हैं कि व्यक्ति की अभिवृत्ति उसके जन्म से आ जाती है। आनुवांशिक कारक कहता है कि व्यक्ति की अभिवृत्ति जन्म से आ जाती है, आनुवांशिक कारक कहता है। यानी कि अभिवृत्ति के अंदर लाइक डिसलाइक जो आते हैं वो जन्म से ही हो जाते हैं। आनुवांशिक सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्ति की अभिवृत्तियाँ वह मूलतः उसके जन्म से निर्मित होती है, क्योंकि इसमें जीन्स का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। जीन्स जिसके अंतर्गत गुण ट्रांसफ़र होते चले जाते हैं, तो यानी कि उसके माता पिता से उसमें गुण ट्रांसफ़र होते चले जाते हैं।
वैज्ञानिक दृष्टि अपनाएं तो इसमें 3 पीढ़ियों को मानकर चला जाता है। माता पिता तो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, तो यानी कि माता पिता के अलावा इनके 3 पीढ़ियाँ, यानी कि अगर पिता पक्ष को लेते हैं तो दादा दादी, परदादा परदादी, यानी कि 3 पक्ष को ले लेते हैं। वहीं माता पक्ष में भी सेम हो सकता है, नाना नानी, परनाना परनानी, ठीक है ना। तो 3 पक्षों को मान के लेकर चलते हैं कि इनके जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, और इनके जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं तो इनका जो एटीट्यूड है बच्चों में भी आएगा ही आएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो फिजिकल कंस्ट्रक्शन को छोड़कर, ये हम एटीट्यूड की यहाँ बात करिए, फिजिकल कंस्ट्रक्शन के नहीं, ये माता पिता तक हम लोग देखने में लग जाता है कि या तो हम माता पे गए हैं या पिता पे गए हैं, हम ड्रिल डॉल में फिजिकल कंस्ट्रक्शन में, या दोनों को मिलाकर कोई एक नया चेहरा उत्पन्न हुआ है, उस तक हम लोग गए हैं। फिजिकल कंस्ट्रक्शन तो मान के चलिए माता पिता से ही हमें डिसाइड होगा, लेकिन जो एटीट्यूड है लाइक जिसमें डिसलाइक है, ये मनोवैज्ञानिक स्थिति है। क्या ये जीन के माध्यम से ट्रांसफ़र होती है? तो इसको कई बार हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो समझेंगे, ठीक है ना। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जो एटीट्यूड है सीखी जाती है, यानी कि फैमिली से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, सोसाइटी से, समाज से। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जीन के माध्यम से भी एटीट्यूड का ट्रांसफ़र होता है, ये माता पिता से उनके माता पिता से उनके माता पिता, यानी कि 3 पीढ़ियों को लेकर चलते हैं। हम तो ये तो जानते हैं कि फिजिकल कंस्ट्रक्शन हमारे माता पिता से हमें मिलता है, यहाँ रंग रूप तक की बात सीमित नहीं है, हमें एटीट्यूड की बात पे हमें देखना है कि क्या एटीट्यूड जेनेटिक होता है या आनुवंशिक कारक होता है। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग ने देखा कि अभी तक एटीट्यूड सीखी जाती है फैमिली से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से और सोसाइटी से। लेकिन क्या हुआ कि 1990 के बाद सामाजिक मनोवैज्ञानिक बहुत सारे अनुसंधान हुए। उन अनुसंधानों में कुछ चीज़ें ऐसी मिली है कि हमें सोचने को बाध्य कर रही है कि एटीट्यूड के निर्माण में जीन्स का भी बहुत योगदान होता है। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जुड़वा बच्चों को, यानी कि जुड़वा बच्चों में जीन्स एक होता है, इनका पालन पोषण भी एक ही परिवार में होता है। फिर भी हम देखें कि इनमें बहुत कुछ चीज़ें जो होती है सेम होती है, ठीक है ना। बहुत से आनुवंशिक कारक होने के कारण बहुत चीज़ें सेम होती है, लेकिन एटीट्यूड के मामले में सब कुछ सेम नहीं होता है। सबको सारे एटीट्यूड एक समान नहीं होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के जो जुड़वा बच्चे होते हैं कार्बन कॉपी नहीं होते, लेकिन बहुत कुछ समानता होती है, ठीक है ना, बहुत कुछ समानता होती है। इसको एक केस स्टडीज़ के माध्यम से समझते हैं। इसको चेक करने के लिए क्या किया गया कि ट्विंस होते हैं, ट्विंस में मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकती है, मेल फीमेल हो सकते हैं। उनको 2 परिवारों में रखा गया, फैमिली ए फैमिली बी में। तो इन दोनों को क्या किया गया कि दोनों को अलग अलग फैमिली में रखा गया, दोनों को अलग अलग परिवार को दे दिया गया। इनका परिवार अलग अलग है, इनका पालन पोषण अलग हो रहा है, इनका जो समाजीकरण हो रहा है अलग अलग समाज में हो रहा है। लेकिन बड़ी हैरान करने वाली बात रही कि देखा गया कि अभिवृत्तियाँ, बहुत कुछ अभिवृत्तियाँ, मतलब कि इन दोनों में समानता पाई गई है, इन दोनों की अभिवृत्तियों में बहुत कुछ समानता पाई गई है, ठीक है ना। तो ये हमें सोचने को बाध्य करता है कि क्या जीन्स का योगदान एटीट्यूड में होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सोचने के लिए बात करिए, लेकिन शोध और आगे बढ़ता है, उसको देखते हैं। जुड़वा बच्चों को अलग रखा गया, यानी कि उनके परिवार को अलग रखा गया, उनका समाजीकरण अलग हुआ, यानी कि 2 जुड़वा बच्चे हैं, उनका से एक उसका लालन पालन फैमिली ए कर रही है तो दूसरे का फैमिली बी कर रही है, यानी कि जुड़वा बच्चों का लालन पालन अलग हो रहा है, उनका समाजीकरण अलग हो रहा है। पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि उनका लालन पालन अलग हो रहा है, उनका समाजीकरण अलग हो रहा है, किंतु बड़े होने पर देखा गया कि उनकी अभिवृत्तियों में बहुत ज़्यादा समानता देखने को मिलती है। तो ये समानता कहीं ना कहीं जीन्स का योगदान के कारण भी होता है कि आनुवंशिक कारणों के कारण अभिवृत्तियों में समानता पाई जाती है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि परिवार भी अलग है, उनका समाजीकरण अलग भी है। तो ऐसा कौन सा कारक है जो उनकी अभिवृत्तियों में समानता ला रहा है? तो कहीं ना कहीं जीन्स का योगदान होता है, आनुवंशिक योगदान होता है। लेकिन शोध और आगे बढ़ता है और हम लोग देखते हैं कि शोध आगे और बढ़ा और जुड़वा बच्चों में जो एक चीज़ देखी गई वो थी आंतरिक प्रेरणा। जो एटीट्यूड में समानता देखी गई उसका कारण रहा आंतरिक प्रेरणा, जिसे एप्टीट्यूड कहते हैं। आगे चल के हम लोग देखेंगे, अभी यहाँ पे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, जिसे हम लोग आंतरिक चाहत कहते हैं, इंटरनल डिजायर, यानी कि लगाव, यानी कि दूसरों की तुलना में जुड़वा बच्चों में लगाव बहुत ज़्यादा होता है। मान लिया कि 2 भाई बहन हैं, ए और बी, नॉर्मल भाई बहन है, ये जुड़वा बच्चे नहीं है, लेकिन ये जो सी और डी जुड़वा बच्चे हैं, इनमें जो लगाव आपस में होगा ए और बी में उतना लगाव नहीं होगा चीज़ों के प्रति, एटीट्यूड के प्रति। हम लोग देखेंगे कैसे।
जैसे कि इनको जो जुड़वा बच्चे हैं उनके म्यूजिक का पसंद, रंग का पसंद, भोजन का पसंद, तीनों में एक समानता नज़र आएगी। इस कारण से देखेंगे कि इनके अभिवृत्तियों में एकत्व नज़र आएगा, एटीट्यूड में एकत्व नज़र आएगा। म्यूजिक एक तरह का दोनों सुन रहे हैं, रंग एक तरह का पसंद कर रहे हैं, किसी को अगर मीठा पसंद है तो दोनों मीठा पसंद कर रहे हैं। तो ये यहाँ देखेंगे कि अभिवृत्तियों में एकत्व हमें देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आनुवंशिक कारण होते ही हैं, ठीक है ना। तो अभिवृत्तियों में एकत्व आनुवंशिक कारण को सूचित करता है, जो कि नॉर्मल बच्चों में और जुड़वा बच्चों में अंतर पाया जाता है। जुड़वा बच्चों में आपस में लगाव ज़्यादा होता है, उनके एटीट्यूड आपस में बहुत ज़्यादा मैच करते हैं नॉर्मल बच्चों के तुलना में। एक और शोध किया गया कि हम लोग देखते हैं कि लड़के और लड़कियों में फ़र्क पाया जाता है। हम लोग तो देखते हैं कि लड़के लड़कियों में फ़र्क पाया जाता है, लेकिन कुछ दोनों में समानता भी होती है और भिन्नता भी होती है। तो भिन्नता जो होती है मेल और फीमेल के तत्वों के कारण, हार्मोन्स के कारण इनकी भिन्नता होती है, उनके जीन्स के कारण होती है। तो मेल और फीमेल में जो भिन्नता पाई जाती है जीन्स के कारण, तो नॉर्मल स्थिति में भी तो पाई जा सकती है। यह भिन्नता अगर मेल और फीमेल में नॉर्मल है तो सामान्य रूप में भी तो भिन्नता पाई जा सकती है। तो उसी को लेकर आगे चलकर देखा गया कि जीन्स को लेकर अवलोकन किया गया। यह तो मेल और फीमेल का उदाहरण लिया कि जीन्स के कारण उनमें डिफरेंस है, तो जीन के कारण भी तो समानता हो सकती है एटीट्यूड में, तो ऐसा मान के चला गया, ठीक है ना। जीन्स को लेकर अवलोकन किया गया और देखा है कि आनुवंशिक कारण, जीन्स के कारण अभिवृत्ति आती है। आनुवंशिक कारकों में हम लोग कहते हैं कि जीन्स के कारण अभिवृत्ति आती है। हम लोग जुड़वा बच्चों को लेते हैं, या तो फीमेल की दो बच्चियां हैं, या मेल फीमेल है, लड़का लड़की है, फीमेल है, तो सॉरी मेल हैं। तो इस दो माने कि एक कोई भी जोड़ा हो सकता है, ठीक है ना, तीनों में से कोई एक जोड़ा हो सकता है, ये जुड़वा है। इनमें जो आसानी से जो है ना, ये जीन्स के कारण जो अभिवृत्ति आती है इनको आसानी से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। ये जो जुड़वा बच्चे होते हैं इनको जो पसंद होती है, इनको जीन्स के कारण जो भी होता है इनको प्रभावित नहीं किया जा सकता है। अगर किसी को दोनों को म्यूजिक बहुत पसंद है तो इसको इस अभिवृत्ति को आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जुड़वा बच्चों का जो सामाजिकरण के कारण एटीट्यूड डेवलप हुआ है उसे आसानी से बदला जा सकता है। कुल मिलाकर कहें तो आनुवंशिक कारकों से जुड़वा बच्चों में जो एटीट्यूड डेवलप होते हैं उसे बदला नहीं जा सकता है आसानी से, लेकिन सामाजिकरण के माध्यम से जो एटीट्यूड बनती है जुड़वा बच्चों में उसे आसानी से बदला भी जा सकता है। आप देखेंगे कि सामाजिकरण के कारण एक को फुटबॉल पसंद है, एक को क्रिकेट पसंद है, लेकिन अगर किसी जीन्स के कारण अगर दोनों में आनुवंशिक कारकों के कारण दोनों में अगर म्यूजिक पसंद है तो उसको दोनों को अच्छा ही लगेगा, एक तरह के गाने, एक तरह के रिंगटोन, तो ये इसे आसानी से नहीं बदला सकता है। यानी कि जो आनुवंशिक कारक होते हैं वो आनुवंशिक कारकों के कारण जो एटीट्यूड डेवलप होता है उसे आसानी से नहीं बदला सकता है, जबकि सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण के कारण जो एटीट्यूड बनती है उसे बदला जा सकता है आसानी से। तो हम लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि एटीट्यूड का जो निर्माण हो रहा है, एटीट्यूड का जो डेप्थ जा रहा है, गहराई जा रही है या गति जा रही है, उसमें आनुवंशिक का कहीं ना कहीं भूमिका तो ज़रूर है। लेकिन अभी भी फाइनल रूप में ये निर्णय नहीं लिया जा सकता है कि इसमें कितना योगदान है आनुवंशिक का, कि है कि नहीं है। तो हम लोग इसी न पूरी तरह से हाँ कह सकते हैं, खंडन ना इसे पूरी तरह स्वीकार कर सकते हैं, ना ही पूरी तरह इसका खंडन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि किसी व्यक्ति का एटीट्यूड 100% है, अगर 10 to 15% मैं मान के चलता हूँ उसमें एटीट्यूड ये आनुवंशिक कारक होते हैं जो एटीट्यूड के निर्माण में अपना योगदान देते हैं, वहीं 80% जो होता है 80 to 85% अन्य कारकों से, यानी कि उसका सोशलाइजेशन से, फैमिली से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से एटीट्यूड का निर्माण होता है। तो ये इतना ज़्यादा प्रधान हो जाता है कि इसे हम लोग उतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन कुछ तो योगदान तो होता ही है। मुझे पर्सनली पूछिए तो कुछ तो योगदान होगा, ठीक है। बाकी आप लोग अवलोकन करते रहिए, लेकिन अभी भी फाइनल नहीं हो पाया है कि आनुवंशिक कारकों का एटीट्यूड पर प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन मैं पर्सनली बोलता हूँ पड़ता है, ठीक है ना। थोड़ा ही पड़े लेकिन पड़ता ज़रूर है। चलिए ये आनुवंशिक कारक था, अगला देखते हैं। एटीट्यूड के निर्माण में अपना दूसरा कारक है व्यक्तिगत कारक। तो व्यक्तिगत कारकों को देखते हैं कि किस तरह से एटीट्यूड के निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है। हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, सभी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करना चाहते हैं, और जिनसे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उनके प्रति हमारा सकारात्मक वृत्ति यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड बनते चला जाता है, और जो लोग बाधा उत्पन्न करते हैं उनके प्रति हमारा नेगेटिव एटीट्यूड बनते चला जाता है, और जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है उनसे हम लोग तटस्थ रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे कि मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ पर बॉस होते हैं,
ठीक है ना। लेकिन ये क्या कहा जाता है कि बॉस के बारे में कि ये व्यक्तिगत रूप से अच्छे इंसान नहीं है, बहुत ही भ्रष्ट हैं, लोगों को बहुत ही भ्रष्ट हैं, नीच इंसान हैं, ठीक है। लोगों को तंग करते हैं, लोगों को छुट्टियां नहीं देते हैं अपने कर्मचारियों को, तो लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये जो बॉस हैं आपके प्रति यानी कि मेरे प्रति ये बहुत ज़्यादा सहृदय की भावना रखते हैं, सहृदयता की भावना रखते हैं, आपको प्रमोशन देते हैं, आपकी बात सुनते हैं, जिससे आपकी कंपनी में रेपुटेशन बढ़ जाती है, आपको समय पर छुट्टी दे देते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि ये आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे हैं, इसलिए इनके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। भले ही ये व्यक्तिगत रूप से अच्छे आदमी नहीं हो, लेकिन ये आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे हैं, तो ये आप वहाँ पर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा इनके प्रति। उसके बाद एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, राजनीतिक दल होते हैं, वो अपनी विचारधाराओं से बंधे रहते हैं, विचारधाराओं के आधार पर ही राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। राजनीतिक दलों में कई लोग होते हैं, कई लोग उसमें शामिल होकर राजनीतिक दलों का निर्माण करते हैं। तो कुछ लोग उसमें सदस्य के रूप में, तो कुछ लोग नेता के रूप में। तो उसमें से कुछ लोग नेता, सभी मंत्री नहीं बन पाते हैं, उसमें जो नेता होते हैं सभी लोग मंत्री नहीं बन पाते हैं, लेकिन कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी लालच देती है कि आइए हमारी पार्टी में आपको हम मंत्री बना देंगे। तो वो जो मंत्री है, वो जो नेता होगा, दल बदल करके दूसरी पार्टी में पहुंच जाएगा। तो देख लीजिए कि यहाँ पर विचारधारा मायने नहीं रख रही है, वहाँ पर उसकी आवश्यकता मायने रख रही है। अगर उसकी आवश्यकता है मंत्री बनना, तो कोई दूसरी पार्टी अगर वो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, तो उसका दूसरी पार्टी के प्रति एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी कि जो लोग आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, उसके प्रति आपका एटीट्यूड बेहतर हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये रहा आवश्यकताओं का पूर्ति करने वाला। उसके बाद देखते हैं कि एटीट्यूड के निर्माण में इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है, विचारों को बनाने में सूचनाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारी अभिवृत्तियाँ उसी तरह की होंगी जिस तरह की हमारे पास सूचना होंगी। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि जापानी लोग, जापान तो हम लोग गए नहीं हैं, लेकिन जापानी लोगों के बारे में हम सुन रखे हैं कि बहुत अच्छे देशभक्त होते हैं, ईमानदार होते हैं, परिश्रमी होते हैं। और इस कारण से क्या हो गया कि इनके प्रति हमारा जो एटीट्यूड होता है पॉजिटिव बनता चला जाता है। लेकिन वहीं अगर इसके विपरीत हमारे पास सूचना होगी कि वो बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत ज़्यादा भ्रष्ट होते हैं और गद्दार होते हैं, तो उनके प्रति हमारा एटीट्यूड नेगेटिव बनता चला जाएगा। तो सूचनाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है एटीट्यूड के निर्माण में। जैसे कि हमारे भारत में जातियों को लेकर अनुमान लगाया जाता है और उसी के आधार पर उनको सम्मान की नज़र से और विद्वेष के नज़र से देखा भी जाता है। तो सारा चीज़ ये सूचनाओं का खेल है, सूचनाओं के माध्यम से हम लोग का एटीट्यूड का निर्माण होता है। ये और उसके अलावा देखेंगे कि सूचनाओं की विश्वसनीयता भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है एटीट्यूड के निर्माण में। इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा गहरा पड़ता है। जैसे कि बच्चों पर माता पिता का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद टीचर का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। आप लोग सुनते होंगे कि बच्चे को मुंह से कि माता पिता ने कहा, पापा ने कहा, मम्मी ने कहा, लेकिन थोड़ा सा और बड़ा होता है तो टीचर का प्रभाव बच्चों पर बहुत ज़्यादा पड़ने लगता है। वो कहते हैं कि मेरी मैम ने ये कहा। तो सूचनाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि सूचनाओं की विश्वसनीयता कैसी है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि कोई भी बीमारी उत्पन्न हुई जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उस बीमारी के बारे में आम आदमी बोलेगा तो उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा जितना एक डॉक्टर बोलेगा कि ये बीमारी ऐसी है, इसको क्योर ऐसे करना है। तो लोगों का विश्वास डॉक्टर पर ज़्यादा है उस बीमारी को लेकर, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं कि सूचनाओं की विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा मायने रखती है एटीट्यूड को लेकर। ये रहे अपना सूचनाओं का योगदान। आगे देखते हैं। व्यक्तिगत कारकों के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे सांस्कृतिक कारकों। अभी हम देखते हैं कल्चरल फैक्टर्स क्या होता है एटीट्यूड के निर्माण में। जैसे कि हम विशेष तरह के सांस्कृतिक परिवेश में रहते हैं और सबका अपना अपना सांस्कृतिक परिवेश होता है और इनके अनुकूल हमारी वृत्तियों का निर्माण होता है। इन सांस्कृतिक परिवेश में हमारी वृत्तियों का निर्माण होता है, इनके अनुकूल होता है। हमारे समाज में बहुत सारी परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा, पहनावा और खान पान मौजूद है। इनके आधार पर हम इनके अनुकूल भी हमारी वृत्तियों का निर्माण होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं सांस्कृतिक भिन्नता। आदिवासी समाज और सभ्य समाज, यानी कि आदिवासी संस्कृति और सभ्य समाज में जो
सांस्कृतिक भिन्नता है उसमें देखते हैं कि किस तरह से एटीट्यूड का निर्माण होता है। आदिवासी समाज, ट्राइबल कल्चर, जिस पर वहाँ पर मद्यपान करना निगेटिव एटीट्यूड नहीं माना जाता है। वहाँ पर मैं अक्सर देखा हूँ, मेरे दोस्त बहुत सारे आदिवासी हैं कि वहाँ पर किसी की डेथ हो जाती है तो घर घर जाकर एक दूसरे के यहाँ से चावल लेते हैं और चावल लेकर उसके बाद उसका शराब खरीदते हैं और सभी बैठकर एक साथ शराब पीते हैं। तो उस संस्कृति में मद्यपान करना निगेटिव एटीट्यूड नहीं माना जाता है। वो लोग बच्चों के साथ भी शराब पी लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने एक ट्रेडिशन बताया, ठीक है। लेकिन वहीं सभ्य समाज की बात करें, मद्यपान के प्रति यानी कि शराब पीने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति नहीं है, ठीक है ना। तो मद्यपान के प्रति अभिवृत्ति इनकी सकारात्मक नहीं है। ये लोग जो ये सभ्य समाज के लोग बच्चों के सामने शराब नहीं पीते हैं। अगर पिएंगे भी तो चुपके से अकेले से पी लेंगे या बाहर से पी कर आएंगे, और पी कर आएंगे भी तो ऐसे प्रयास करेंगे कि पत्नी को ना मालूम हो, माता पिता को ना मालूम हो। जिस प्रकार बच्चे आप लोग भी पीते होंगे कि सिगरेट जो होता है वो चुपके से पी ले, कोई हमें देख ना ले। तो ये तरह से क्या हो गया कि सांस्कृतिक भिन्नता के कारण भी एटीट्यूड का निर्माण होता है, जैसे आदिवासी संस्कृति और सभ्य समाज में। उसके बाद देखते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण क्या क्या एटीट्यूड का निर्माण होता है। कोई इंट्रोवर्ट है यानी कि अंतर्मुखी है, वो अपने आप में रहता है तो उस तरह का एटीट्यूड डेवलप होगा। बहिर्मुखी है तो उसके अलग एटीट्यूड निर्माण होगा। विनम्र है, पोलाइट है, हर चीज़ों को एक्सेप्ट जल्दी कर लेगा। अक्खड़ है, रूढ़ प्रवृत्ति का है, उस पर प्रभाव डालना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह का एटीट्यूड का निर्माण होता है व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा अभिवृद्धि निर्भर करता है कि किस तरह का व्यक्तित्व है, उस तरह का एटीट्यूड निर्माण होगा। उसके बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं, कम शिक्षित समूह और अधिक शिक्षित समूह में क्या एटीट्यूड का निर्माण होता है। इसलिए कहते हैं कि पढ़ा लिखा और अनपढ़ों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, उनके एटीट्यूड में अंतर होता है। जो कम शिक्षित समूह हो तार्किकता को स्वीकार नहीं करेंगे, वो विज्ञान का खंडन करेंगे, परंपरा रूढ़िवादियों का समर्थन करेंगे। वहीं पर इनकी प्रवृत्ति की जो दृष्टि होगी वो आक्रामक होगी, इनका जो एटीट्यूड होगा थोड़ा सा आक्रामक होगा। वहीं पर अच्छा शिक्षित समूह जो होगा काफ़ी प्रगतिशील विचारों का होगा। समाज के प्रति इसकी तार्किक दृष्टि होगी और तर्क और विज्ञान को स्वीकार करेगा। तो ये रहा सांस्कृतिक कारकों के अलावा अन्य कारक। आगे देखते हैं। एटीट्यूड के निर्माण में ग्रुप एफिलिएशन, समूह संबंधन का क्या योगदान होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः 3 तरह के समूह माने जाते हैं, जिसमें पहला होता है प्राथमिक समूह, जिसे प्राइमरी ग्रुप कहते हैं। ऐसे लोगों का समूह जो क्लोजली एक साथ जुड़े रहते हैं, संबंधों में एक साथ जुड़े रहते हैं, इनके संबंध बहुत ज़्यादा घनिष्ठ होते हैं। जिस प्रकार हम लोग कह सकते हैं लंगोटिया यार होते हैं, यानी कि हम लोग अपने मित्रों का चुनाव अपने एटीट्यूड के अनुसार करते हैं। यानी कि एक दूसरे के प्रति रिश्ता ऐसा होता है कि ओपन रहता है, हर चीज़ खुला रहता है। एक दूसरे से आशा नहीं करते कि तुम ये करो तुम वो करो, स्वतः अपने अपने ढंग से यह काम करने को स्वतंत्र होते हैं। तो ऐसे मित्रों का समूह बनाना जिसमें विचारें, आदतें, व्यवहार, पेशा की समानता हो, उसके उसी तरह का समूह बनाते हैं, वो आते हैं प्राथमिक समूह। ये भी एटीट्यूड का निर्माण में योगदान देते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रुप, द्वितीयक समूह। इसमें जो संबंध होते हैं औपचारिक संबंध होते हैं, जैसे कि आप किसी संगठन का सदस्य होते हैं। इसमें क्या होता है कि आप किसी संगठन का सदस्य होते हैं, ये संगठन विशेष प्रकार के मूल्यों की मांग करता है। यानी कि जैसे कि आप मान लीजिए क्लब का सदस्य है, यहाँ पर आपको क्लोजली रिलेशन आपको नज़र नहीं आएगी, घनिष्ठता नज़र नहीं आएगी, बस एक फॉर्मल रिलेशन नज़र आएगा, यानी कि प्रोफेशनल नज़रिया आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आप क्लब के नियम को फॉलो करने होंगे, या आप किसी क्लब के सदस्य हैं तो आपको क्लब के नियमों को फॉलो करना होगा, उसके मापदंड को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए कहेंगे कि समूह के सदस्य को मानदंड, नियम का पालन करने का दबाव भी होता है। तो यहाँ से भी एक अलग एटीट्यूड की मांग होती है द्वितीय समूह में शामिल होने के लिए। तृतीय समूह में शामिल होने के लिए एक अलग एटीट्यूड की मांग होती है, जैसे इंग्लिश में रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। इसके सदस्य आप नहीं होते हैं। मान लें कि रेफरेंस ग्रुप है, रेफरेंस ग्रुप ऐसा है ग्रुप है जिसके आप सदस्य नहीं होते हैं, किंतु इसमें अपने आप को आप जोड़ लेते हैं, उनकी प्रवृत्तियाँ अभिवृत्तियों को फॉलो करने लगते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आप बॉलीवुड से फिल्में होती है, आप तो उस ग्रुप के तो सदस्य नहीं हैं, लेकिन वहाँ के जो हीरो होते हैं उसके हेयर स्टाइल को फॉलो करने लगते हैं, उसके कपड़े पहनने के तरीक़ों को फॉलो करने लगते हैं। यानी कि आप उस ग्रुप से अपने को आप जोड़ने लगते हैं। जैसे मैं खुद हूँ,
मैं सलमान खान को देखता हूँ तो बॉडी बनाने की इच्छा होती है, उसी तरह मुझे उसी तरह पर्सनालिटी डेवलप करने की इच्छा होती है, यानी कि उसकी प्रवृत्ति या अभिवृत्तियों को फॉलो करने लगते हैं। ये भी एटीट्यूड का निर्माण में अपना योगदान देता है। अब देखते हैं कि अभिवृत्ति के निर्माण में तीसरा फैक्टर सामाजिक कारक होता है, उसका क्या योगदान होता है। सामाजिक कारकों में देखते हैं सबसे पहले शास्त्रीय अनुबंधन, जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग करते हैं, यानी कि हमारे मूल्यों के निर्माण में समाज का योगदान होता है सामाजिक कारकों में। तो देखते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग होती क्या है। कंडीशनिंग ऐसी चीज़ होती है जो आपके दिमाग को प्रभावित करती है, चीज़ों को प्रभावित करती है। जैसे कि एयर कंडीशन है, ठंडियों में वो एयर को गर्म कर देगा और गर्मियों में एयर को ठंडी कर देगा, तो इसे क्या कहते हैं, प्रभावित करना, एयर को प्रभावित कर रहा है, ठीक है ना। तो इसी को ही कंडीशनिंग कहते हैं। अगर ये दिमाग पर इसको अप्लाई किया जाए तो ये हमारे दिमाग को अपने कब्जे में ले लेता है। जैसे एयर को कब्जे में लेकर उसे गर्म या ठंडा करता है, उसी तरह ये हमारे दिमाग को कब्जे में ले लेता है, हमारी एटीट्यूड में ज़बरदस्त किस्म को प्रभावित करता है। ये हमारे एटीट्यूड को ज़बरदस्त किस्म को प्रभावित करता है। जैसे संगति का बहुत ज़्यादा असर होता है, इसलिए कहते हैं संगति से गुण आता है, संगति से गुण जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, दो पेंडुलम क्लॉक है जो उसको दीवार पे टांगा गया है एक निश्चित दूरी पर। इसमें इन दोनों पेंडुलम क्लॉक की मैकेनिकल और टेक्निकल जो भी इसकी बनावट है दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों सेम है। तो ऐसा देखा गया है कि मान लिया कि क्लॉक ए है और क्लॉक बी है, यानी कि दो क्लॉक है जिसमें क्लॉक ए और क्लॉक बी है। क्लॉक ए राइट टाइम पर है और क्लॉक बी 30 मिनट स्लो है, ठीक है। तो यानी कि क्लॉक ए राइट टाइम पे है, बी जो क्लॉक है 30 मिनट स्लो है, लेकिन दोनों को एक साथ रखा जाता है। तो कुछ समय के बाद, यानी कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद देखा गया कि ये 30 मिनट का जो बी जो क्लॉक है स्लो है, आगे चल के देखेंगे कि ये 25 मिनट ही स्लो रहेगा, यानी कि 5 मिनट ये फास्ट हो जाता है। ये रहता है कंडीशनिंग का फ़र्क, यानी कि तीव्र गति से चलने वाला क्लॉक बी की रफ्तार को बढ़ा देता है। तो इसलिए कहते हैं कि संगति का असर होता है। तो ये देख लीजिए, जो निर्जीव पदार्थ है मैकेनिकल और टेक्निकल जिसका सेम है उसमें भी बदलाव आने लगता है। उसके बाद देखते हैं कि जैसे कि एक माँ बेटे होते हैं, बेटा छोटा होता है और माँ बेटे को स्कूल छोड़ने जाती है। इस क्रम में क्या होता है कि स्कूल के क्रम में माँ बेटे को मंदिर, मस्जिद और चर्च तीनों दिखाई देते हैं और तीनों जगह पर माँ क्या होती है कि हाथ जोड़ती है, श्रद्धा से सर झुकाती है। बेटा इसका अवलोकन करते रहता है, ठीक है ना, बेटा इसको देखते रहता है। बेटा जब बड़ा होता है तो माँ का साथ छूट जाता है, ये खुद स्कूल जाता है। तो स्वतः देखेंगे ना कि एटीट्यूड इसके अंदर डेवलप हो गया कि मंदिर, मस्जिद और चर्च के पास से गुजरेगा तो अपने आप इसका हाथ प्रणाम करने के लिए या श्रद्धा से सर झुक जाएगा। तो ये किसका फ़र्क हुआ, ये साथ में रहने का फ़र्क हुआ, यानी कि संगति का असर पड़ा। माँ के संगति का बेटे पर असर पड़ा, क्लॉक बी का प्रभाव क्लॉक ए का पर, क्लॉक बी पर प्रभाव क्लॉक ए का पड़ा। तो ये होता है शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग। उसके बाद देखते हैं कि उपकरणीय अनुबंधन, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के माध्यम से भी एटीट्यूड का निर्माण होता है। जैसे कि दो चीज़ें ले लेते हैं, दो उपकरण इसके अंतर्गत आएंगे, प्रशंसा और आलोचना। इसीलिए किसी की हम लोग प्रशंसा करेंगे उसके कार्यों को लेकर तो दूसरे लोग भी इससे प्रेरित होकर वो कार्य करेंगे। तो यानी कि प्रशंसा के माध्यम से उस कार्य के प्रति करने का एटीट्यूड डेवलप हो रहा है। वहीं आलोचना होगा तो लोग उस काम को नहीं करेंगे। इसलिए आप देखते हैं कि स्कूलों में डिबेट और पुरस्कार की व्यवस्था होती है कि डिबेट के माध्यम से, पुरस्कार के माध्यम से लोगों में एटीट्यूड का निर्माण किया जाए। उसके बाद देखते हैं कि परीक्षणात्मक अवलोकन सीखना, ऑब्जर्वेशन लर्निंग के माध्यम से एटीट्यूड का निर्माण होता है। इसमें जैसे कि जो बच्चा है अवलोकन के माध्यम से अक्सर सीखता है। अगर बच्चे का पिता अगर सिगरेट पीता है तो बच्चे में मैक्सिमम चांस है कि वो भी सिगरेट पिएगा ही पिएगा। बच्चे का पिता कितना भी मना करे बोल कर, लेकिन वो उसने अवलोकन करके अपने पिता का वो एटीट्यूड डेवलप किया तो वो करेगा ही करेगा। जैसे कि आप सिविल सर्वेंट बनते हैं तो आपको भारत दर्शन कराया जाता है। भारत दर्शन का मतलब हो गया कि सरकार अपने पैसे पर देश का अवलोकन कराती है, जिसके अंतर्गत आप लोग विभिन्न संस्कृतियों से मेल खाते हैं, विभिन्न संस्कृतियों से मिलते हैं, विभिन्न भाषाओं के लोगों से मिलते हैं, उद्योगों के विकास को देखते हैं, उसके बाद उनकी समस्याओं को सुनते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके एटीट्यूड में परिवर्तन आने लगेगा। पहले मान लिया कि आपके अपने स्टेट के प्रति लगाव होता है, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों को भारत दर्शन होने से पूरे भारत से लगाव होने लगेगा। यानी कि ऑल इंडिया सर्विस इसीलिए बोला जाता है। आपके अंदर पहले से भी भारत से लगाव था, लेकिन उसकी गहराई बढ़ जाती है, उसकी
गाढ़ापन में लगाव की बढ़ जाती है। और किसी के प्रति अगर नफ़रत का भाव है या किसी के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है तो वो बदलने लगता है, ठीक है ना। तो ये रहता है प्रक्षणात्मक या अवलोकन सीखना। और एक चीज़ होती है, बहुत सारी तत्कालिक घटनाएं, इमीडिएट इवेंट जो होती है हमारे एटीट्यूड में परिवर्तन लाती है। किसी घटना से हमारी अभिवृत्ति बदल जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ बट मैं अपने पे एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक व्यक्ति हूँ, मैं दूसरे धर्म के व्यक्तियों से नफ़रत करता हूँ। लेकिन मैं जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और लेकिन दूसरे धर्म का व्यक्ति उस एक्सीडेंट को देखता है और मुझे हॉस्पिटल पहुँचाता है। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर कहता है कि आपको ब्लड की ज़रूरत है, तो दूसरे संप्रदाय का जो भी व्यक्ति है अपना ब्लड देकर मेरी जान बचाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये घटना घटी और मैं देख रहा हूँ कि मेरा जान दूसरे धर्म का व्यक्ति बचा रहा, दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति बचा रहा जिसे मैं नफ़रत करता था। लेकिन अब देखेंगे कि उसके प्रति जो मेरा एटीट्यूड था उसमें अब बदलाव आने लगेगा। जो पहले नेगेटिव एटीट्यूड था अब पॉजिटिव एटीट्यूड में बदलने लगेगा। तो ये अक्सर पुराने फिल्मों में किया जाता था। किसी जाति या धर्म को या किसी सामाजिक मेल जोल को बढ़ाना है तो इस तरह की घटनाओं को प्रदर्शित किया जाता था। ऐसा उसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है। एक घटना और ध्यान रखें कि अल्फ्रेड नोबेल का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और नोबेल पुरस्कार का भी स्थापना किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार का स्थापना किया था कि इसके पीछे कारण क्या था, इसको समझिएगा। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कारक थे, जिससे बड़े बड़े चट्टान तोड़े जाते थे। लोगों को लगा कि इससे मानव समाज का बहुत ज़्यादा विनाश होगा। तो जब अल्फ्रेड नोबेल के बड़े भाई की डेथ हो जाती है तो लोगों को लगता है कि अल्फ्रेड नोबेल की ही डेथ हो गई है। तो अखबारों में एक आर्टिकल छपता है, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज़ डेड, यानी कि मौत का सौदागर का मृत्यु हो गया। ऐसा अखबारों में शीर्षक से छपा। इसको पढ़कर अल्फ्रेड नोबेल चकित हो गए कि ये देखिए मेरे बारे में किस तरह का अमानवीय बात कही जा रही है। तो उनके मन में ये घटना बहुत ज़्यादा बदलाव लाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये अपने आप को मरने के बाद मानवता के मित्र के रूप में इनको याद किया जाए। इसके लिए इन्होंने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा शांति, स्वास्थ्य या साहित्य के क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट काम करेंगे उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। आज तो नोबेल पुरस्कार कई क्षेत्रों में दिया जाता है। तो देख लीजिए कि मानवता के ये घटना ने, द मर्चेंट डेथ इज़ डेड, यानी बड़े भाई की मृत्यु के बाद जो अखबार में एक आर्टिकल छपा था वो घटना ने अल्फ्रेड नोबेल को पूरी तरह बदल कर रख दिया और अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दान करके शांति, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब चीज़ों में जो भी बेहतर ढंग से काम करेंगे, शांति, स्वास्थ्य, साहित्य के क्षेत्रों में जो बेहतर काम करेंगे उनके लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इस तरह उन्होंने व्यवस्था की अल्फ्रेड नोबेल ने। तो ये रही नोबेल पुरस्कार की स्थापना की कहानी है, उसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण। तो ये रहा अपना अभिवृत्तियों को प्रभावित करने वाला कारक। तो हम लोगों ने संपूर्ण अध्ययन इसका किया, ठीक है। तो अभी इसको यहीं रखते हैं, आगे का टॉपिक आगे देखेंगे अभिवृत्ति के अंतर्गत, ठीक है। तो आज वर्ग के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।